नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी में एक बड़े महासंग्राम की रूपरेखा बनती हुई दिख रही है, खासकर 2027 को ध्यान में रखते हुए। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कई दिन से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को लेकर चर्चा हो रही है। इन दोनों नेताओं ने उत्तराखंड में अपने ही दल की सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, उसके काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए। इन दोनों नेताओं के बाद अब नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के बाद विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी कुछ सवाल उठा दिए। वैसे तो यह सूची अंतिम नहीं है, इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि आपत्तियां मांगी गई है। 7 दिन है जो आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि कुछ निकाय का जो आरक्षण स्टेटस है वो बदल भी सकता है। हल्द्वानी नगर निगम के आरक्षण स्टेटस को लेकर भी चर्चा है कि बदलाव भी हो सकता है। जब फाइनल सूची आएगी यह तो उसी वक्त देखेंगे, उस वक्त बात कर लेंगे। अभी बात करते हैं उत्तराखंड बीजेपी में बन रहे कुछ समीकरणों को लेकर। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है उत्तराखंड में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुनस्यारी और विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे अधिक है। इनमें से खटीमा, धारचूला, विकासनगर में नगर पालिका परिषद है, जबकि नानकमत्ता और मुनस्यारी नगर पंचायतें हैं। और तीनों नगर पालिकाओं की बात करें अगर खटीमा, धारचूला और विकासनगर में, तो विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है। ऐसे में सबसे पहले खटीमा या फिर धारचूला को एसटी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खटीमा और धारचूला को अनारक्षित कर दिया गया, रख दिया गया, जबकि विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया। इसी पर मुन्ना सिंह चौहान की आपत्ति है। मुन्ना सिंह चौहान का कहना है यह गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मुन्ना सिंह चौहान ने चेतावनी वाले अंदाज में साफ साफ कहा है अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन को लेकर आपत्ति दर्ज करने के लिए 7 दिन का जो समय दिया गया है वो इस समय में अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है अगर फाइनल सूची आने से पहले, तो वो हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। अपनी ही सरकार के निर्णय के खिलाफ मुन्ना सिंह चौहान ने यह बड़ी बात कही है। वैसे तो बीजेपी के भीतर से ही मुन्ना सिंह चौहान के लिए जवाब भी आ गया है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा जो आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं उनके पास जानकारियों का अभाव है। हालांकि विनोद चमोली कांग्रेस की आपत्ति पर जवाब दे रहे थे। कांग्रेस ने भी कुछ आपत्तियां की है, उन पर बात कर लेंगे, लेकिन विनोद चमोली की जो पूरी बात है वो कहीं ना कहीं मुन्ना सिंह चौहान को भी सुननी चाहिए, क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान भी आरक्षण की जो सूची आई है यह है, इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे अनंतिम सूची पर। और विनोद चमोली कह रहे हैं आपत्ति करने वालों के पास लगता है जानकारियों का अभाव है। आप पहले बीजेपी के इन दोनों नेताओं की बात सुनिए, इसके बाद यह समझने की कोशिश करते हैं आखिर बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है एक खेमा 2027 के लिए अपनी राजनीति को बचाने के लिए जी जान से जुटता हुआ दिख रहा है, जुगत लगाता हुआ दिखता है, क्योंकि इस खेमे को अपनी राजनीति खतरे में पड़ती हुई दिख रही है, खासकर 2027 तक पहुंचते पहुंचते और 2027 के बाद विधानसभा चुनाव जो होने हैं। मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली का बयान सुनना चाहिए पहले। तो उसमें नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, अनंतिम, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुनस्यारी और विकासनगर ऐसे यूएल बीज है जहां जनजातियों की आबादी है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें खटीमा और धारचूला ये नगर पालिका परिषद है, नानकमत्ता और मुनस्यारी नगर पंचायतें हैं, खटीमा और विकासनगर भी नगर पालिका परिषद है। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकासनगर, इसमें विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। पहले हम नियत प्राधिकारी निदेशक
नगर विकास के यहां इसके ऊपर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे कि विकास नगर अनारक्षित होना चाहिए, और यदि वहां पर हमारी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाती मतलब उसको हमारी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार। ये मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूं, और ये दो क्षेत्रों को भावनात्मक रूप दे करके दो क्षेत्रों को आपस में एक गहरी खाई पैदा करने जैसा लग रहा है। त्यूनी से लेकर प्रेम नगर तक ये पहले चक्राता विधानसभा सीट होती थी, और हमारा एक परिवार है। सब लोग यहाँ के लोग वहां रहते हैं, रिश्ते नाते भी हो रहे हैं। चक्राता के लोग जो है प्रेम नगर तक रहते हैं, यहाँ पूरे विकास नगर में रहते हैं। तो ये इंगित करना कि चूंकि सीट एसटी की हुई है, और एसटी का अभिप्राय सीधा है कि जॉनसार पावर के लिए हुई है, ये इंगित करना, ये मैं कहता हूं कि और इस प्रकार से उसको मीडिया बुलाकर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहना ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हमारे पार्टी की सरकार है, हमारे पार्टी के सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने संविधान के तहत कोई आरक्षण किया है या किया होगा, तो उसके ऊपर यदि आपको कुछ कहना है या किसी को भी कुछ कहना है, तो उसके लिए ये अभी टेंडर किसी का नहीं हो रखा है कि एक जना बोल देगा कि हाँ साहब हम वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे और मीडिया पे ही बोलेंगे। उसी आदेश को, उस सूची को आप पढ़ेंगे तो अनंतिम सूची है। अभिप्राय यह है कि उसमें दिया गया है कि जिसको भी किसी को आपत्ति है इस आरक्षण पर, वो अपनी आपत्ति एक समय दिया है, उस समय तक आप दे सकते हैं। तो आप अपनी आपत्ति वहां दिए, यहाँ भावना भड़काने से आप क्या कहना चाहते हैं? तो नगर निगम में 18% आरक्षण है, इसी तरह से नगर पालिका में लगभग 28% आरक्षण 27.9 है, और आपका जो नगर पंचायत है इसमें 34.8 लगभग 35% का आरक्षण जो सुनिश्चित हुआ है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी है उसके आधार पर यह आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। तो जितना आरक्षण सुनिश्चित हुआ है वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दिया गया है। तो उन पर सवाल खड़ा करना ये कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव मुझे। मुन्ना सिंह चौहान की बात सुनकर बड़ा सवाल यह पैदा होता है, नगर पालिका और नगर निगम की जो राजनीति है उससे बड़े नेता कैसे सीधे प्रभावित होते हैं। मुन्ना सिंह चौहान तो विधायकी लड़ते हैं, वो कैसे प्रभावित होते हुए दिखते हैं जो बड़े नेता है निकायों से, उसकी राजनीति से। किसी भी विधायक पद के लिए टिकट के दावेदार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है टिकट के अन्य दावेदार, जो राजनीति में उसके राजनीतिक दल में ही होते हैं। और टिकट के दावेदार पैदा होते हैं नगर निकायों की राजनीति से। मेयर अपने ही दल के जो विधायक पद के उम्मीदवार का जो टिकट का दावेदार होता है, मेयर सबसे बड़ा दावेदार बन जाता है। विनोद चमोली खुद इसका बड़ा उदाहरण है। वह पालिका और निगम की राजनीति करते रहे, मेयर रहे। इसके साथ ही अगर मेयर विधायक की पसंद का नहीं होता है तो विधानसभा में बहुत से राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगमों में यह जो आरक्षण के लिए सूची जारी हुई है, इसने कई सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको चिंता में डाल दिया है, और कई सारे उन नेताओं को भी चिंता में डाल दिया है जो 2027 में खुद को बीजेपी में टिकट का, विधायकी के लिए टिकट का सबसे बड़ा दावेदार समझ रहे थे। आप इसका उदाहरण जो है हल्द्वानी से समझिए। उत्तराखंड में 11 नगर निगम में देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और काशीपुर को अनारक्षित किया गया है। यानी 11 में से 5 मेयर अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, जो 5 मेयर के पद है। ऋषिकेश को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, और हरिद्वार को ओबीसी महिला के लिए, और हल्द्वानी को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा रुड़की, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को महिला के लिए आरक्षित किया गया है। हल्द्वानी नगर निगम के ओबीसी के लिए आरक्षित होते ही लगातार मेयर की कुर्सी पर बने हुए जोगेंद्र रोतेला इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं, और उनके सामने राजनीतिक संकट भी पैदा होता है। इसके साथ ही भाजपा से मंडी समिति के जो पूर्व अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट है, वो मेयर पद के लिए उम्मीदवारों को जो पैनल बनेगा, जो चुने जाएंगे, संभावित जो होंगे, उनमें
गजराज सिंह बिष्ट प्रमुख तौर पर शामिल हो जाते हैं। उनको नजरअंदाज बीजेपी शायद नहीं कर पाएगी। अगर हल्द्वानी की राजनीति को देखें तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी गजराज सिंह बिष्ट को नजरअंदाज करना। और गजराज सिंह बिष्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमे के माने जाते हैं, इसीलिए हल्द्वानी की राजनीति बदलती हुई साफ साफ दिख रही है। अगर हल्द्वानी नगर निगम का जो आरक्षण है, ये जो स्टेटस है, अगर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है मेयर पद को लेकर, जोगेंद्र रौतेला को विधायक या फिर सांसद बनने की बड़ी इच्छा है। वे पहले इसके लिए कोशिश करते रहे और मेयर पद पर रहते हुए उनके लिए अपने लिए टिकट लाना जो है वह आसान हो जाता है। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि जो हल्द्वानी का मेयर है वह तीन विधानसभाओं को सीधे प्रभावित करता है। लेकिन अगर मेयर की दौड़ से बाहर है तो आगे की जो राजनीतिक तस्वीर है उसमें भी बदलाव आते हुए दिखते हैं। आने वाले 5 साल में अगर हल्द्वानी में ओबीसी आरक्षण में हल्द्वानी नगर निगम रहता है तो हल्द्वानी की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर फाइनल सूची में भी हल्द्वानी ओबीसी के लिए ही आरक्षित रहता है तो हल्द्वानी निगम का जो भी मेयर बनता है उसका असर, जैसा कि मैंने कहा, 3 विधानसभा क्षेत्रों पर सीधे सीधे पड़ता है, हल्द्वानी, लालकुआं और कालाडूंगी। इसी तरीके से ऋषिकेश और हरिद्वार में भी बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं जिन पर हम आगे बात करते ही रहेंगे। अभी तो बीजेपी का एक खेमा बीजेपी के मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ कुछ गोलबंद होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब वो कितना सफल होगा या नहीं होगा इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड में बीजेपी में बहुत से लोग हैं जिनको यह एहसास हो रहा है कि 2027 में कोई राजनीतिक मैदान नहीं मिलता है तो उनकी राजनीति संकट में आ जाएगी, उनका राजनीतिक कैरियर संकट में आ जाएगा। अगले वीडियो में बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर बात करेंगे। आखिर वो क्यों अपनी ही सरकार के कामों को भ्रष्टाचार में बात कर रहे हैं, वो अपनी सरकार के कामों में भ्रष्टाचार बता रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।